ठीक है, तो हमने लास्ट क्या पढ़ा था? किसके बारे में पढ़ा था? तत्सम और प्रत्यय शब्दों की पहचान की थी हमने कि किस तरीके से हम पहचानेंगे, ट्रिक यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद है आपका शब्दों के वर्गीकरण में दूसरा पॉइंट कौन सा था? लिखवा दिया है मैंने। रचना बनावट के आधार पर कितने भेद बताए हैं? तीन। कौन कौन से? यौगिक और यौगिक। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अब दूसरा लिखेंगे आप शादी से कर इसको दोबारा से। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद या प्रकार जो भी है 3। ठीक है, पहला है हमारा रूढ़ शब्द। रूढ़ को आप ब्रैकेट में लिख लेंगे विशेष। क्या मतलब होता है इसका? विशेष। और दूसरा है हमारा यौगिक शब्द। तीसरा है योगरूढ़ शब्द। ठीक है, मैंने आपको रूढ़ शब्द के बारे में पहले भी बता दिया कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, है ना? जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो। ठीक है, कि अगर हम कोई भी शब्द ले लें, उनको तोड़ेंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता हो। ठीक है, लेकिन वो जो शब्द हमने लिया उसका अपना एक विशेष अर्थ होता है। ठीक है, होता है कि नहीं? जैसे मैंने आपको कमल का बताया। ठीक है, अब कमल किसके लिए प्रसिद्ध है? फूल है ना, कमल मतलब फूल के लिए जाना जाता है। तो वो क्या वो एक उसकी विशेषता है कि उसको फूल के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर हम उसके टुकड़े करेंगे, अलग अलग खंडों में बांटेंगे, तो उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल और क्या क्या लिखवाए थे मैंने? क्या लिखवाए थे? घर और चावल। मतलब इन्हीं को देख लो। अब घर किसके लिए जाना जाता है? रहने के लिए। ठीक है, आपने लिख लिया है, रूढ़ शब्द लिख लिया है। नहीं लिखा है तो दोबारा लिख लो, एक बार देख लो आगे से। जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो और जो अन्य शब्दों के मेल से न बने हो, और जो अन्य शब्दों के मेल से न बने हो, लेकिन इसमें एक लाइन और लिखेंगे, लेकिन विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हो। किस अर्थ में? विशेष अर्थ में। देखो ना, अब ऐसा तो नहीं है कि भाई इनके हम खंड करें तो मतलब इनका कोई अर्थ नहीं है। एक अर्थ तो है ना इनका। ठीक है, कि किसी चीज के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं, है ना? अब घर है, रहने के लिए जाना जाता है ना? घोड़ा है, जानवर है। ठीक है, इसी बात के लिए तो उनका एक विशेष अर्थ होता है, लेकिन उनके अगर हम टुकड़े करेंगे, खंड करेंगे तो उनका अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, लिख लिया? क्या लिखवाया? जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हो लेकिन विशेष अर्थ रखते हो, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, घोड़ा, दिन, पुस्तक, कुछ भी ले लो जो भी आपको लगता है, चावल, राम, है ना? बहुत सारे शब्द हैं जो रूढ़ शब्द हैं लेकिन विशेष अर्थ रखते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका दूसरा यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द क्या होता है? अगर यौगिक शब्द को आप तोड़ेंगे तो ये किससे बनता है? योग जमा इक से यौगिक। ठीक है, ये है इसका। अगर हम इसके खंड करेंगे तो ये है इसका अर्थ। मतलब ये खुद ही देखो, दो शब्दों से मिलकर बन रहा है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? मेल से ही बन रहा है ना? दो शब्दों के मेल से। तो इसमें लिखेंगे आप, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनता है, क्या कहलाता है? वो यौगिक शब्द कहलाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, एक मिनट रुक जाओ ना। देखो, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनता है लेकिन इनका खंड करने पर उन खंडों का वही अर्थ रहता है।
उन खंडों का वही अर्थ रहता है। अब देखो इसको हमने तोड़ा है ना, यौगिक को तोड़ा तो मतलब तो वही रहा, इसका अलग अलग थोड़ी हो गया, ठीक है, मतलब तो सेम ही रहा, ठीक है। यौगिक का अर्थ पता चल गया क्या हो गया, ठीक है। जैसे डाकघर दो शब्दों से मिलकर बना है, लेकिन इसका मतलब तो एक ही होगा ना। अब हम इनको तोड़ेंगे तो अलग अलग मतलब लेके थोड़ी चलेंगे, डाक अलग से और घर अलग से लेके, ठीक है। डाकघर का मतलब एक ही होगा, ठीक है। इसके बाद सज्जन, जैसे लिखवा दिया डाकघर और दूसरा सज्जन, सज्जन। अब सज्जन को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा भाई, है ना, सज्जन, है ना। दो चीजों से मिलकर, दो शब्दों से मिलकर बना है आपका, लेकिन मीनिंग क्या है, अर्थ तो एक ही दे रहा है ना। अब इसका अर्थ थोड़ी है कि भाई अलग सा अर्थ हो जाएगा कुछ, है ना। दोनों को तोड़कर एक ही अर्थ दे रहा है, ठीक है। इसके बाद लिखो यौगिक शब्दों की रचना 4 प्रकार से होती है। यौगिक शब्दों की रचना 4 प्रकार से होती है। अब 4 प्रकार कौन कौन से है, पहला है आपका उपसर्ग, दूसरा है प्रत्यय, तीसरा है संधि और चौथा है समास। देखो इन चारों से होते हैं आपकी यौगिक शब्दों की रचना। क्या होता है उपसर्ग, प्रीफिक्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, पता है, मूल शब्द से पहले जुड़ते हैं। हाँ, जो शब्दांश मूल शब्द से पहले जुड़ते हैं और जो मूल शब्द के बाद जुड़ते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, प्रत्यय यानी सफिक्स, ठीक है, इंग्लिश में। हमारा जो यौगिक शब्द है इसकी रचना कितने प्रकार से होती है, 4 प्रकार से होती है। उपसर्ग से, प्रत्यय से, संधि से। देखो पहले तो कैसे पता लगाएंगे, देखो पहले ही इसका ही अर्थ देख लो, ये भी 2 शब्दों से मिलकर ही बना है। इसमें क्या चीज जुड़ी आपकी, प्रत्यय लगा है ना, तो वैसे ही उपसर्ग लगेगा तो वो भी क्या होगा, यौगिक शब्द। प्रत्यय लगा होगा यौगिक शब्द, संधि दिखी होगी कहीं तो वो भी यौगिक, और समास की बात आएगी तब भी यौगिक। जैसे पहला नंबर डालेंगे आप, उपसर्ग से कैसे बनते हैं आपके, लिख लो इसको। इसके लिख रही हूँ मैं एग्जाम्पल। क्या मतलब हुआ रूट शब्द का भाई, रूट शब्द का क्या मतलब होता है, जिद के साथ ठीक है। अभी इनके ले लो, अगर घर का ले रहे हैं तो घर मर रहो, नहीं हो रहा कोई अर्थ है ना इनका, लेकिन ये विशेष अर्थ रखते हैं। मैंने यहाँ पे विशेष लिखा है तो मतलब अपने यहाँ पे रखते हैं ना, विशेष अर्थ देते हैं ना। घर किसके लिए जाना जाता है, रहने के लिए, तो अर्थ दे रहा है। पुस्तक, कोई पुस्तक है, ठीक है। मोहन किसी का नाम है ना, तो विशेष अर्थ रखते हैं अपने में, लेकिन खंड करने पर क्या होता है, इनका अर्थ नहीं निकलता, तो वो रूट शब्द कहलाते हैं। लिख लिया इतना। चलिए ये भी समझा दूँ। पहला मैंने बोला है उपसर्ग, उपसर्ग से कैसे, ठीक है, यौगिक शब्द कैसे बनेंगे। जैसे एक एग्जांपल लिखो, परिभ्रमण। परि, जब आप उपसर्ग पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। परिभ्रमण। अब यहाँ पे देखो, इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, परिभ्रमा भ्रमण, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये भी आपका यौगिक शब्द हो गया, तो उपसर्ग से बना। और कोई आपकी नजर में उपसर्ग से कोई बन सकता है, आस्तिक। आस्तिक कैसे होगा, जब उपसर्ग पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा आपको, ठीक है। सदाचार, सदाचार क्या होगा इसका, जब तोड़ेंगे तो, हाँ, सत जमा आचार, तो सदाचार ऐसे। अनपढ़, उपसर्ग में इनको लिखेंगे अनपढ़। अब इसमें कौन सा उपसर्ग है, अन, ठीक है। जैसे अनमोल,
सहयोगी, सहयोगी, भरपूर, ऐसे इस प्रकार से उपसर्ग से बने आपके क्या यौगिक शब्द। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा क्या लिखवाया है, प्रत्यय। जैसे शिष्टता, इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ता प्रत्यय। ठीक है, तो ये भी कैसा शब्द हुआ, यौगिक शब्द। ठीक है, जैसे मनुष्यता, हीनता, है ना, वैदिक, जैसा यौगिक, वो तो मैंने इनको पहले ही बता दिया कि इसमें क्या है, प्रत्यय लगा है, तो ये भी क्या हो गया, यौगिक ही शब्द है। ठीक है, कठिनाई, कठिनाई में कौन सा प्रत्यय है, करवा दिए हैं मैंने आपको उपसर्ग, हिंदी के भी, संस्कृत के भी, उर्दू के भी, सारे बता दिए हैं। कितने होते हैं हिंदी के उपसर्ग और संस्कृत के कितने होते हैं, नहीं है याद, 22, 13 नहीं है याद। ऐसा ही बोला था। ठीक है, वैदिक लिख लिया, जैसे पीलापन, अभी पीलापन बोलूंगी तो क्या है, इसमें कुछ लगा है कोई प्रत्यय, मान लो आपको यही शब्द दे दिया, आप पूछेंगे कि कौन सा शब्द है, कैसे पहचान करेंगे, यौगिक शब्द, कैसे, इनका मतलब दो शब्दों के योग से बना है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया इनकी रचना कितने प्रकार से हुई यौगिक शब्दों की, 4 प्रकार से। ठीक है, तो वो चीजें ढूंढनी है कि कहीं पे उपसर्ग तो नहीं है, ठीक है, प्रत्यय तो नहीं है, समास तो नहीं है, संधि तो नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद तीसरा लिखो संधि। अब संधि से कैसे बनते हैं यौगिक शब्द, जैसे सूर्यास्त, संधि भी करवाई है आपको, तो खुद ही लिख लेने चाहिए आपको एग्जाम्पल। सूर्यास्त बताओ वाला इसका संधि विच्छेद, छोटे ओ की मात्रा होती है कि बड़े ओ की, क्या होगा, ठीक है, ये दो चीजें। ठीक है, स्वरों का मेल पढ़ा है ना। ठीक है, इस प्रकार से। जैसे एक और लिखो नवागत, नवागत कैसे लिखेंगे इसको, बताइए ना आपको संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, उपसर्ग संधि, सब कुछ। इसके बाद लिखो परीक्षार्थी, परीक्षार्थी कैसे लिखते हैं परीक्षार्थी, ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया संधि से कैसे बनाएंगे हम यौगिक शब्द। लास्ट क्या बचता है हमारे पास, समास। अब समास से कैसे बनाएंगे हम, है कुछ आइडिया इसकी, समास की परिभाषा बताओ, आपको करवाया है ना समास, जिनको करवा लिया है, तुम नहीं पढ़ रहे हो, रिवीजन चला है, मैंने आपको पहले भी बोला था। दो शब्दों के मेल से बनते हैं, तो फिर उसमें क्या होता है, यही तो पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, और क्या पढ़ रहे हैं, क्या बना रहे हैं हम यहाँ पे, समास से यौगिक शब्द ही बना रहे हैं। किस चीज से बनते हैं यौगिक शब्द,
वो तो मुझे पता है, टाइप नहीं पूछा, बनते कैसे हैं, वही हो गया समास भी आपका। ठीक है, दो शब्दों के मेल से ही बनता है आपका समास भी। ठीक हो गया। अभी समास से कैसे बनेगा पढ़ा करो। जैसे यथासंभव, यथाशक्ति हो गया, शक्ति के अनुसार, यथा मतलब अनुसार। ठीक है, जैसे यथाशक्ति या यथासंभव कुछ भी लिख लो, तो इसमें भी क्या हुआ, यथाशक्ति, है ना। अब जब आप समास पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा आपको क्लियर होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल बता रही हूँ कि ये क्या है, समास ये, यानी शक्ति के अनुसार। ठीक है, समास है, कौन सा समास है ये, हाँ, अव्ययी भाव समास। ठीक है, इसके बाद लिखो जैसे ग्रामगत। ग्रामगत का मतलब हाँ, कौन सा समास है ये, हाँ, कौन सा है, तत्पुरुष, को गया, ग्राम को गया, फिर ऐसे ऊपर ऊपर से ही बोलना, तुक्के लगाने हैं ना। जैसे यश प्राप्त, यश प्राप्त, हाँ, नहीं रखते हो आप याद। जैसे मन चाहा, मन से चाहा, कौन सा है, हाँ, अब आई याद, तो याद करानी पड़ती है, तुम करते यार। ठीक है, इस प्रकार से हो गया हमारे यौगिक शब्द कंप्लीट। ठीक है, कि किस प्रकार से बने, 4 प्रकार से बने। ठीक है, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास से। ठीक है, इसके बाद लिखो आप योग रूढ़ शब्द। तीसरा टाइप है आपका शब्द का। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं मैं, नमक किस प्रकार का शब्द है, नमक, पक्का। योग रूढ़ शब्द के बारे में लिखो, वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, वे शब्द जो कैसे यौगिक तो होते हैं, परंतु जिनका अर्थ रूढ़, ब्रैकेट में विशेष लिख देना है। रूढ़ मतलब क्या लिखवाया था पहले, विशेष। रूढ़ का मतलब क्या है, क्या, खंड नहीं होते, लेकिन विशेष अर्थ में प्रकट हो जाता है वो। अभी आप एग्जाम्पल लिखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, पहले डेफिनेशन लिख लो, वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, परंतु जिनका अर्थ रूढ़, ब्रैकेट में विशेष अर्थ हो जाता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, रूढ़ हो जाता है। जैसे एक और लाइन लिख लो इसमें, जैसे मत लिखो। योग रूढ़ शब्द किसी सामान्य अर्थ को, योग रूढ़ शब्द किसी सामान्य अर्थ को न प्रकट कर, सामान्य अर्थ प्रकट नहीं करते। ठीक है, योग रूढ़ शब्द किसी सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। अब विशेष हम कहाँ पढ़ रहे हैं, रूढ़ में भी पढ़ा हमने। रूढ़ में क्या हुआ, मतलब उनका अर्थ होता है विशेष, लेकिन सिर्फ बात इतनी है कि उनके जब हम खंड करते हैं तो उनका अर्थ नहीं निकलता, है ना, खंडों का अर्थ नहीं निकलता, लेकिन अपने आप में तो विशेष है। ठीक है, तो जैसे पीतांबर, जैसे पीतांबर, ठीक है, पीतांबर तो ठीक समझ में आ गया, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है पीतांबर का, पीला है जिसका अंबर, है ना, यह वस्त्र पीला है, किसका, कृष्ण का या विष्णु जो भी है। कृष्ण शब्द यहाँ पे देखो, अब कैसा शब्द है, विशेष हुआ ना, विशेष अर्थ में प्रकट हुआ कृष्ण, लेकिन रूढ़ी शब्द है ना। अब इसको तोड़ेंगे आप, इनके खंड करेंगे तो क्या होगा, अर्थ निकलेगा कुछ नहीं ना, तो रूढ़ शब्द में आ गए। वैसे तो हमने क्या पढ़ा, पीतांबर, अभी इनको तोड़ रहे हैं, यौगिक शब्द है, योग प्लस रूढ़, है ना। हाँ, समझ में आ गया, अब ऐसे समझना है इसको। देखो, पहले हमने एग्जाम्पल पीतांबर कर लिया, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है,
किसके लिए लेते हैं हम इसको? कृष्ण के लिए। तो कृष्ण कैसा शब्द हो गया? रूढ़ शब्द हो गया। कैसा? रूढ़ शब्द, मतलब विशेष शब्द में, है ना? ऐसे इस प्रकार से। हाँ, पीताम्बर योग रूढ़ का एग्जाम्पल है, लेकिन जिसके लिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं वो रूढ़ शब्द है। ठीक है, जैसे दशानन, दशानन ले लो। दस है, आनंद क्या होता है? सिर, मुख। सिर आता है, उसमें मुख आ जाता है पूरा। ठीक है, दस है, आनंद मतलब मुख। दस है मुख जिसके, वो कौन है? रावण। ये रावण शब्द कैसा होगा? रूढ़। कैसा होगा? है ना? रूढ़ी बता रहा है, विशेष अर्थ दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब जो बहुव्रीहि समास है उसके सारे एग्जांपल इसमें आ जाएंगे आपके। किसमें? योग रूढ़। ठीक है, तो ये वाली लाइन लिख लो आप। बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण, बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण, बहुव्रीहि ऐसे, बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब एक एग्जांपल और लिखवाती हूँ। जलज, बताओ इसका मतलब क्या होता है? जलज, जल में जन्मा कमल। तो और इसमें क्या बोला? वही बोला, जल में जन्मा हुआ। जलज, लास्ट में क्या है? ज। मैंने आपको पहले बोला है, अगर किसी वाक्य में ऐसे ज दिख रहा है उनका मीनिंग ज मतलब जन्मा हुआ। ठीक है, अब जल में जन्मी हर चीज कोई थोड़ी आप उसका ही नाम देंगे, है ना? किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जल में जन्मा हुआ, कमल के लिए। तो यहाँ कमल क्या है? रूढ़ शब्द है। ठीक है, और जलज क्या है? जलज क्या है? हाँ, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अगर चतुर्भुज बताऊं तो कौन है? ब्रह्मा या विष्णु? विष्णु के लिए। ठीक है, हाँ जी, आपने ब्रह्मा मानना है तो आप ब्रह्मा ले लो। ठीक है, अब तीसरा लिखेंगे। तीसरा आधार कौन सा बताया था? कौन सा बताया था शब्दों के वर्गीकरण में? अर्थ के आधार पर। तो तीसरा टाइप लिखेंगे, अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। कितने हैं? दो ही हैं कि ज्यादा हैं? पहला कौन सा है? पहले सार्थक की डेफिनेशन लिख लो कि क्या होते हैं। वे शब्द जो सार्थक के, वे शब्द जो निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं, किसी निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे लिख लो, अपने आप से लिखो। चलो, कौन से हो सकते हैं सार्थक शब्द जो आपकी नजरों में? मुझे बताओ, मैं लिखती हूँ यहाँ पे। एक एक बताओ, सब इतने सारे बैठे हैं, आप सब एक एक करके बताओ मुझे। सार्थक जैसे गंगा, और एक एक बताओ सभी। सभी नदियों के नाम ले रहे हैं। पुस्तक और पेन। पेन नहीं बोलते हैं, कलम बोलते हैं। आगे मेज और, अरे इतने सारे एग्जाम्पल है, मतलब कितना सोचना पड़ रहा है आपको, है? हाँ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब इनका कुछ ना कुछ अर्थ है सभी का, है ना? अपना एक विशेष अर्थ रखते हैं। तो क्या है ये? सार्थक शब्द। और निरर्थक क्या होंगे? जिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट ना हो,
जिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट ना हो। वो शब्द कैसे होते हैं जिनका अर्थ स्पष्ट ना हो? तो क्या क्या शब्द है वो, कैसे शब्द हैं? इनको तो मैंने करवाया है, शायद पहले नहीं करवाया आपको। मैंने क्लास हाँ, ये बहाना बहुत अच्छा है, ये मैंने क्लास नहीं लगाई थी। तो बाकी वैसे बोलेंगे हमने लगाई है क्लास, हमने पढ़ा है कभी, है ना। जैसे खाना वाना, इसका क्या मतलब होता है? या खर खर खट खट है कुछ मतलब, इनका कोई आवाज़ है, ऐसे बोल रहा है ना, तो कुछ भी अनाप खराब बोल देना तो उनका कोई मतलब होता है? नहीं होता ना। तो वो कैसे शब्द होते हैं? निरर्थक करते हैं ना हम ऐसे यूज़, है ना, बोलते हैं कि कई वर्ड ऐसे आ जाते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता, तो उस प्रकार के शब्द। तो हम यहाँ पे निरर्थक शब्दों की बात नहीं करेंगे, हमने सिर्फ किस आधार पर पढ़ा? अर्थ के आधार पर पढ़ा कि दो भेद है इसके, ठीक है। हम चलेंगे और किसकी तरफ? सार्थक शब्द की तरफ, जिसमें पहला पॉइंट आपको क्या लिखवाया था? एकार्थक या एकार्थी शब्द। किसमें लिखेंगे? वे शब्द कितने प्रकार बताए थे? प्रकार तो मैंने पूछा ही नहीं आपसे। 7 है? 5 प्रकार। वे शब्द जिनका अर्थ एक ही हो। कैसे शब्द कहलाते हैं? एकार्थक शब्द। अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के, ऐसे लिखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा के, व्यक्तिवाचक संज्ञा के, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिसमें नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। हाँ ठीक है, इंग्लिश की क्लास लगी है ना यहाँ पे, हिंदी नहीं आती बेचारे को। हिंदी में बोलो। नाम, स्थान और वस्तु का। हाँ, ये देखो ट्रांसलेटर यहाँ बैठे हैं। किसी व्यक्ति का बोध हो। व्यक्ति वस्तु, ठीक है। क्या लिखा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द सभी इसी श्रेणी में आते हैं, ठीक है, जितनी भी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। इनका प्रयोग क्या होता है? केवल एक ही अर्थ में किया जाता है। समझ में आया? इनका सिर्फ एक ही अर्थ होता है। जैसे क्या? गंगा, किसके लिए? क्या अर्थ है गंगा का? मतलब किसके लिए यूज है गंगा? नदी, है ना। जैसे गंगा, या मैं बोलूँ हिमालय। हिमालय क्या है? क्या है हिमालय? पर्वत श्रेणी में, है ना, तो पर्वत है, ठीक है। तो इनका अर्थ क्या है? एक ही अर्थ में हो रहे हैं, है ना। अगर मैं यमुना बोलूँ तो एक ही नदी है यमुना, की और भी है कोई? है? और भी है? हाँ, तो मतलब एक ही अर्थ रखते हैं, है ना। जैसे रामायण, अभी रामायण क्या है? पुस्तक है, महाकाव्य है, ग्रंथ है, क्या है? जो भी है, मतलब एक ही अर्थ में यूज होता है। महाभारत ले लो या आपके वेद हो गए, देखो, है ना, मतलब सभी का क्या है? एक ही अर्थ में यूज हो रहा है, ठीक है, उपयोग करते हैं हम, ठीक है। जैसे कोई पुस्तक है तो कोई पुस्तक होगी तो सेपरेट वही पुस्तक है, उस जैसे थोड़ी अनेकों होंगी, है ना, एक ही अर्थ में लिया जाएगा उसका, ठीक है। इसके बाद दूसरा लिखो, अनेकार्थी शब्द। दूसरा है आपका अनेकार्थी शब्द। अगर मैं भूटान बोलूं तो क्या सा शब्द होगा ये? कौन सा? सिर्फ एक देश के लिए प्रयोग हो रहा है ना, एक ही देश है भूटान, है ना, उसका मतलब एक ही के लिए। भारत बोलूंगी तो भी एक ही है, अब अनेकों थोड़ी है भारत, है ना। अनेकार्थी शब्द लिखो, ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, एक से अधिक अर्थ। कैसे शब्द कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कल,
कल, जैसे कल। अब इसके एक से ज्यादा अर्थ कैसे हुए? है ना, तो समझ गए आप। ठीक है, जैसे कल तो मतलब पिछला कल या आने वाला कल, ऐसे लिख लेना इसको। कल, पिछला कल, आने वाला कल, और भी होता है कल कुछ, पिछले से पिछला कल, उसको जाने दो। ठीक है, इसके बाद लिखो हार। हार, एक हार होती है जो जिसमें हार रहते हैं और एक गले का हार। हार मतलब विफलता या पराजय, है ना। और एक हार क्या होता है? गले का, है ना, गले का हार पहनेंगे आप जब आप बड़ी बड़ी पोस्टों पे जाएंगे, है ना, बनाएंगे आपके जो भी है स्वागत में। ठीक है, इसके बाद कर। कर, हाथ और जो कर लगता है टैक्स। टैक्स। ठीक है, हाँ इस तरह से। एक अंक, एक हो गया नंबर। नंबर को क्या बोलते हैं? संख्या। हाँ, और एक अंक क्या होता है? क्या हो सकता है अंक? गोद। ठीक है, गोद, गोद और संख्या। ठीक है, द्विज। द्विज क्या होता है? संस्कृत का शब्द है द्विज। द्विज दो, दो कैसे? वो तो द्वि बोला होगा मैंने तब। द्विज चंद्रमा। हाँ, और ब्राह्मण क्या? एक और होता है ब्राह्मण, द्विज। पर्यायवाची अलग होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पर्यायवाची इसके बाद नेक्स्ट उसमें पता चलेगा। ठीक है, जोड़। जोड़ क्या होता है? ठीक है, क्या लिखना आपने उसमें? हड्डियों का जोड़, हड्डियां जोड़नी। एक हो गया अंकों का योग करना। योग, जिसको योग बोलते हैं। और मेल, जोड़ होता है ना, मेल। एक हो गया योग, गांठ, गांठ भी होता है। दाव, दाव। लिखना हड्डियों का जोड़। सुने मेरे को सुनाई दे रहा है, क्या है? लिख रहा है, हैं? दाम मैं क्या क्या होता है दाव में? क्या होता है दाव? कुछ नहीं होता है, पर वो तो क्या होता है कुश्ती में? दाव जरा सब कुछ दाव पे लग जाता है, वो वाला दाव। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? थोड़ा ध्यान दिया करो, क्या क्या लिखा है, क्या मतलब है उसका, है? कुश्ती में कहाँ चले गए? ठीक है, इसके बाद तीसरा लिखो। काफी है इतना या कल करते हैं? चलो लिख लो इसको, तीसरे पॉइंट पे लिख लो, बाकी कल करेंगे। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। अब इनकी डेफिनेशन पे ध्यान देना आपने, है ना। वे शब्द जो अर्थ की दृष्टि से एक समान अर्थ देते हैं। अर्थ की दृष्टि से एक समान, जैसे अग्नि। बोलो अग्नि का क्या होगा? हाँ, अनल। हाँ,
मतलब इनके शब्द अलग अलग है लेकिन अर्थ क्या है, एक ही है। ठीक हो गया। और ऊपर क्या पढ़ा हमने, इससे पिछले वाले पॉइंट में क्या किया, इसमें क्या था, एक शब्द शब्द। हाँ, अब समझ में आया आपको। ठीक है, वो पर्यायवाची नहीं है, वो अनेकार्थी है। ठीक है, तो अग्नि के क्या क्या बताए, आग, अनल, पावक, ज्वाला, बहुत सारे हैं इसके। ठीक है, जल का लिखो, जल, पानी, पानी, नीर, सरिता। अच्छा, और ठीक है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, और क्या, इसमें हंसने वाली कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, नीर, तो सरिता भी लिख दिया मैंने। और क्या होता है, और भी होता है कुछ, और भी होगा तो वो देख लेना आपने। ठीक है, सूर्य का, हाँ जी, रवि, हाँ, भास्कर, जास्कर, भास्कर, ठीक है, और दिनकर, प्रभाकर, भानु, देखो फिर से बोलती हूँ, दिनकर, प्रभाकर, भानु, भास्कर और तरणी, रवि। ठीक है, ये हो गया आपके किसके, सूर्य के। एक और लिखो इसमें, गणेश का। गणेश को क्या क्या बोलते हैं, गणपति बोलते हैं। किसको बोलते हैं गणपति, गणेश को, किसी और को, तुम में से तो नहीं रख दे किसी का नाम गणपति है। गणेश, लंबोदर, गजानन और हाँ, जो भी आपको लग रहा है ना, वो बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं हम। बाकी आपने पर्यायवाची शब्द देख लेने हैं कौन कौन से हैं। बाकी एक क्लास में इन्हीं शब्दों के लिए रखूंगी आप। ठीक है, अनेकार्थी, एकार्थी, पर्यायवाची, समानार्थी, जो भी है उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है।